बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर, वो बेसिक सी डिस्कशन हमने की थी कि हमने बात स्टार्ट की थी मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, जिसके अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं। और फिर उसके आगे दो टाइप्स हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन फोर्स के बारे में बात नहीं करते। डायनामिक्स के अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं और साथ में फोर्स जो कि मोशन का कॉज होता है उसकी भी डिस्कशन करते हैं। और फिर उसके बाद हमने डायनामिक्स की डिटेल्स के अंदर हमने जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो हमने उसकी 3 टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की थी। फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की हमने बात की थी। क्योंकि आपको बताया था डायनामिक्स जो है वो बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो सारे के सारा उसका थीम जो है वो न्यूटन के 3 लॉज के ऊपर बेस कर रहा होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ समझ आए तो डायनामिक्स समझ आती है, अदरवाइज ही समझ आती। तो और उन 3 चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले 3 टर्मिनोलॉजीज़ जो हमने डिस्कस की थी, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, उनको ज़रूर डिस्कस करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा रिव्यूज़ कर देता हूँ। फोर्स के बारे में बात की थी कि फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो कि लेट में मैं आपको उसकी स्लाइड क्लियर कर देता हूँ। फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो किसी चीज़ को मूव करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या किसी चीज़ के साइज़ या शेप को चेंज करने के लिए हमें डेली लाइफ में रिक्वायर होती है कि इसके फोर्स के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। तो और ये काम करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको फोर्स कहते हैं। दूसरी थी इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में बात की थी। इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की जो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, मतलब रेजिस्ट करती है कि उसको चेंज ना किया जाए उसकी हालत को। अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहने दिया जाए, और अगर वो चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड से उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने दिया जाए। तो ये फिर हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, उसकी डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस की थी कि इनर्शिया जो है वो क्या होता है, और स्पेसिफिकली इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बाद में हमने देखी थी। ये फिर उसकी हमने डिटेल्स देखी थी इनर्शिया की। और मोमेंटम मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम कि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उससे रिलेटेड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है कि जब वो मूविंग बॉडी किसी को जाके हिट करेगी तो उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, वो मूविंग बॉडी के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। तो जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो अब वो इम्पैक्ट जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था, एक मैस पर और एक वेलोसिटी पर, कि अगर मूविंग बॉडी का मैस ज़्यादा हो तो हिट करने के बाद वो दूसरी बॉडी जो जिसको हिट करेगी उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगी। लेट सपोज एक ट्रक है तो, और दूसरी चीज़ स्पीड थी कि अगर स्पीड ज़्यादा हो चाहे मैस कम भी हो तो भी जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें से बुलेट है कि अगर उसका मैस कम है और स्पीड ज़्यादा है तब भी वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट कर देती है। तो ओवरऑल मोमेंटम इन्हीं 2 चीज़ों से लिंक्ड हुआ था कि मैस और वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी के साथ। बाकी हमने इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे देखी थी। तो अब इन चीज़ों को देखने के बाद हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हमने न्यूटन के लॉज को आज हमने डिस्कस करना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो लेकिन अगेन न्यूटन के लॉज को भी अंडरस्टैंड करने से पहले फोर्स से ही रिलेटेड एक टर्म है, उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो क्या, डिफाइन नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। तो ये क्या होती है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो सम टाइम वो फोर्सेस एक दूसरे के अंदर ऐड हो रही होती हैं, सम टाइम एक दूसरे को वो कैंसिल कर रही होती हैं। कि लेट सपोज अगर एक फोर्स दूसरी फोर्स को के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करे तो एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और अगर एक दूसरे के साथ ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें तो ऐड हो जाती हैं। तो ओवरऑल कितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मिलती है इन द एंड, टोटल फोर्स, तो वो हमारे पास नेट फोर्स होती है। तो खैर ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मेंशन हुई हुई है। डिफाइन नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट करी हैं उन सब का रिजल्टेंट नेट फोर्स कहलाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी यहाँ पर ये अगर ये एक दूसरे के साथ जो है उस रोप को पुल कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो अगर ये दोनों इक्वली पुल कर रहे हैं तो इस सूरत में नेट फोर्स ज़ीरो होगी और वो रोप ना लेफ़्ट मूव करेगी ना राइट मूव करेगी। और अगर जो है वो किसी एक की फोर्स ज़्यादा होगी और एक की कम होगी तो ऑब्वियसली फिर जो है वो नेट फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और जो उस पर रोप को मूव भी करवाएगी। अभी हमने उसकी डिटेल आगे देखनी है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा केस है कि अगर ये कार है 6000 न्यूटन वो आगे की तरफ फोर्स लग रही है, 6000 न्यूटन पीछे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0 न्यूटन। और दूसरे केस के अंदर भी अब ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, 500 न्यूटन लेफ़्ट 500 न्यूटन राइट के ऊपर, अगेन इनकी नेट फोर्स 0 होगी और वो रोप मूव नहीं करेगी। अब इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि रोप मूव करती हुई नज़र आ रही है, मतलब जो लेफ़्ट वाले 3 पर्सनस हैं वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल एक नेट फोर्स क्रिएट होगी। अब वो नेट फोर्स 0 न्यूटन नहीं है और लेफ़्ट वाली फोर्स क्योंकि ज़्यादा थी इसीलिए ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट की तरफ ही मूव करेगा, मतलब रोप जो है वो अब लेफ़्ट की तरफ मूव करने लग जाएगी और जो उस रोप से अटैच राइट साइड पर्सन है उनको भी मजबूरन लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये कुछ और केसेस भी हैं, एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि लेट्स सपोज ये कार है, इसके ऊपर 1500 न्यूटन बैक साइड पे फोर्स लग रही है और 5000 न्यूटन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अब इसके अंदर भी नेट फोर्स 0 न्यूटन नहीं होगी और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसकी नेट फोर्स होगी 3500 न्यूटन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे के अगेंस्ट थी फोर्स। तो और जो नेट फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा थी, मतलब ये 3500 न्यूटन फोर्स जो होगी ये रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपको क्लियर करूँ ये चीज़, तो ये है कि इस कार को इस टाइम पर ये नहीं पता चलेगा कि उसके ऊपर 1500 न्यूटन की भी कोई फोर्स लगी है, 5000 न्यूटन की भी फोर्स लगी है। उसको जो फोर्स मिलनी है वो 3500 न्यूटन वाली ही फोर्स मिलनी है, जो बचेगी फोर्स। उसको बाकी की जो फोर्सेस पे अप्लाई होती थी उनका नहीं पता चलेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स होती है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है या जो उसको मिल रही होती है। अगेन इसके अंदर अब 6000 न्यूटन बैक पे होगी है, वो 2000 न्यूटन फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 4000 न्यूटन फोर्स होगी जो बैक डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो ये कि लेट्स सपोज जो पीछे वाली एग्जांपल हमने भी देखी है ये वाली, इसमें स्पेसिफिकली जो ऊपर वाली एग्जांपल है इसके अंदर अब इसमें जो फॉरवर्ड फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स है, नॉर्मली फॉरवर्ड फोर्स जो होती है उसको थ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है, जो इंजन की तरफ से लगती है और वो गाड़ी को आगे लेके चलने की कोशिश कर रही होती है। अब जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, वो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो रोड की तरफ से मिल सकती है, या जो है वो ब्रेक पैड जब डिस्क ऑफ द व्हील के साथ टकराते हैं तो वहाँ से भी जो फोर्स क्रिएट होती है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। अब जब ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ना इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है जो बुक में मेंशन नहीं हुआ और ना कभी क्लियर होता है अगर आप उसको जो है वो टीचर से जो है ना वो कॉन्सेप्ट ना लें इस चीज़ का, तो बुक में इतनी डिटेल से नहीं चीज़ लिखी होती। वो ये कि इस सिचुएशन के अंदर अगर नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है, मतलब जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी बैकवर्ड फोर्स है, अब बज़ाहिर हमें ये लग रहा होगा कि ये कार शायद रुकी हुई है, हो भी सकता है कि ये कार रुकी हो कि एक लेट सपोज पीछे से कुछ बंदे फोर्स लगा रहे हैं 600 न्यूटन और आगे से उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 600 न्यूटन मिल रही थी जिसकी वजह से वो कार मूव ना करे। लेकिन अगर ये कार ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में थी, मतलब चल रही थी और इसका इंजन 6000 न्यूटन फोर्स लगा रहा था और उसी इंस्टेंट पर इसको जो आगे से रोड की तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही थी वो भी 6000 न्यूटन ही थी, तो अब इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 है, तो अब ये कार रुक नहीं जाएगी कि उसको दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि कार रुक जाएगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि कार ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में थी। अगर मूविंग कंडीशन में ना हो, रुकी हुई हो और उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं
वो इक्वल हो तो फिर तो वो वाकई नहीं मूव करेगी। लेकिन अगर कार ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में हो और या कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, उसकी जो है ना नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, लेकिन उसकी स्पीड में उस वक्त फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं आता अनटिल अनलेस के कोई एक फोर्स, क्या फॉरवर्ड वाली या बैकवर्ड वाली, कोई एक चेंज हो जाए। तो वरना जब तक नेट फोर्स ज़ीरो रहेगी तो वो ऑब्जेक्ट जिस इंस्टेंट पर उसकी वो जो स्पीड होगी, जब उसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो चुकी थी, तो उसी स्पीड से फिर वो चलती रहेगी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो या तो वो रुकी हुई हालत में होती है, या वो जो है जिस स्पीड पे होती है उसी स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड से वो चलती रहती है। अब ये जो दूसरा केस था, नीचे वाली एग्जांपल थी, इसमें तो ऑब्वियसली दोनों पहले से रुके हुए थे, मूव तो नहीं कर रहे थे। इसलिए अगर यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो ऑब्वियसली वो स्टिल कंडीशन में रुके रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। लेकिन कार का केस अलग होता है। कार के अंदर अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं और जो है ना वो गाड़ी के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कॉन्टीन्यूसली हमें नज़र आई जा रही है, नीडल आगे ना मूव करी ना पीछे मूव करी है, तो इसका मतलब है कि जितनी फॉरवर्ड फोर्स गाड़ी इंजन आगे तरफ लगा रही है उतनी ही उसको बैकवर्ड फोर्स जो है वो उस इंस्टेंट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मिल रही है, जिसकी वजह से ना कार की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, बल्कि उसी कॉन्स्टेंट स्पीड पर ही चल रही है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो यह चीज़ रुकी रहती है, अगर पहले से ही रुकी थी तो। अदरवाइज़ जो है वो अगर मूविंग कंडीशन में थी तो जिस इंस्टेंट पर उसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, उस वक्त इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी वो उसी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी अनटिल अनलेस कि उसकी नेट फोर्स ज़ीरो से चेंज हो जाए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था जिसको हम न्यूटन लॉ में यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फिर समझ नहीं आते न्यूटन लॉज। अब ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, इसके अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, कार के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब ये गाड़ी जो है ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकती। अब लेट्स सपोज इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स कितनी थी 1500, तो अगर इसकी फॉरवर्ड फोर्स भी 1500 न्यूटन होती तो फिर इसने तो कांस्टेंट स्पीड पे चलना था। लेकिन अब इसकी क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स 5000 न्यूटन हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है इसकी नेट फोर्स जो है वो 3500 न्यूटन बन जाएगी, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट करवाएगी। मतलब अब इसके ऊपर एक नेट फोर्स है जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल नहीं सकेगी। और दूसरे केस में क्योंकि बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है और फॉरवर्ड वाली फोर्स कम है, तो अब या दूसरे वर्ड में इसके ऊपर जो ब्रेक लगने वाली फोर्स है या जो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ उसको रोक रही है वो ज़्यादा हो गई है, और आगे की तरफ जो उसकी फोर्स है वो कम है। तो अब इसको जो 4000 न्यूटन फोर्स मिलेगी वो उसको रोकने के लिए डिसेलरेट करवाएगी। अब इसकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज़ करने लग जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि हम इनको डेली लाइफ में जो है वो देख सकते हैं, और ये पढ़ने से ज़्यादा इनके बारे में आप सोचेंगे, उनके बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये आपको इजीली जो है ये इनके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है। लेकिन बुक से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलने लगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो अपनी होमवर्क कॉपी के ऊपर ही स्टिकी नोट लगा के या बुक के ऊपर स्टिकी नोट लगा के टॉपिक वाइज जो है वो आप अपने कन्फ्यूजन और पॉइंट्स हैं वो लिख के ले आइएगा, तो आपको कॉलेज में इंशाल्लाह उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो मिलेगा। तो लेकिन यह है कि जो आपको होम टास्क मिल रहा है साथ साथ आपने ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी होमवर्क कॉपी के ऊपर नोट डाउन करनी है, ताकि आपके जो है ना ये कॉन्सेप्ट ऑनवर्ड क्लियर रहे। अगला जो हमारा जो आज मेन टॉपिक था वो यही था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या वो हमने पढ़ना था। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देने के लिए नेट फोर्स की बात मैंने स्टार्ट कर दी थी। अब हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो इसका आंसर तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो इसका आंसर कहाँ पर है बुक में। तो
बुक में आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंडर हेडिंग में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब इसका आंसर आपने लिखना किस तरह से वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने पर्पल कलर की हाईलाइटिंग की हुई है, ये आपने फर्स्ट 2 लाइन सबसे स्टार्ट में लिखनी है। लेट सपोज अगर ये आपके एग्जाम के अंदर आंसर आ जाता है, आपने होमवर्क कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है तो, और एग्जाम में क्योंकि लॉन्ग टॉपिक आता है तो आपको सबसे ये पहले पर्पल वाली ये 2 लाइन्स लिखनी है। फिर उसके बाद आपने जो इसकी डेफिनेशन है ये नीचे यहाँ पर पिंक कलर की ये नोट डाउन करनी है। फिर उसके बाद आपने ये येलो कलर वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये लिखना है, और इन द एंड आपने ये ग्रीन वाला पोर्शन लिखना है। तो ये आपका टॉपिक या आंसर इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कहते क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज विच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। वो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट नहीं करते, जिनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, जिनकी स्पीड ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, या वो रुके होते हैं अगर, या वो चल रहे होते हैं और कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे होते हैं, उनके बारे में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ उनके बारे में क्या कहता है, तो वो सिंपल सी स्टेटमेंट एक देता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वो कहता है कि अ बॉडी continues its state of rest or of motion in a straight line provided no net force act on it। कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है या करती है, चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट की हो या उसकी वो स्टेट यूनिफॉर्म मोशन की हो। मतलब अगर एक चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर एक चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में उसी मोशन को कंटिन्यू करती रहेगी। कब तक? प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसको कोई नेट फोर्स ना मिल जाए तो वो उसी कंडीशन को, उसी स्टेट को फॉलो करती रहेगी। सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज हमारे क्लासरूम के अंदर एक डाइस पड़ा हुआ होता है, अगर उस डाइस को कोई स्टूडेंट ना छेड़े या कोई भी वहाँ पर ना आए और उस डाइस को जो है वो पुश ना करे ना पुल करे, उसको वहाँ से ना हिलाए, तो वो कई साल कई सदियाँ वो वहीं पर पड़ा रहेगा। मतलब जब तक उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, नेट फोर्स को ना मिले, कोई जलजला ना आए, कोई सैलाब ना आए, कोई तूफ़ान ना आए, या कोई बंदा उसको ना वहाँ से हिलाए, तो वो उसने उसी रेस्ट की कंडीशन को कंटिन्यू रखना है। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, जिस तरह से मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी थी आपके पास कि वो कार जब जिस पे नेट फोर्स 0 थी वो उसी यूनिफॉर्म कंडीशन में चलती रहेगी जब तक उसको या आगे की तरफ कोई फोर्स ज़्यादा होगी तो उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कराने लग जाएगी और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। और अगर उसकी बैकवर्ड वाली फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर वो डिसेलरेट करने लग जाएगी और रुकने लग जाएगी, तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। तो अगर उसने यूनिफॉर्म मोशन में रहना है तो वो तभी रह सकती है कि उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 ही रहे। तो या एक बॉल को हम जो है वो ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। वो इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर जो बैकवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ग्राउंड की वो ज़्यादा हो जाती है और वो उसको रोक देती है। अदरवाइज़ अगर उसकी बैकवर्ड वाली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हर वक्त उतनी रहे जितनी उसकी फॉरवर्ड फोर्स है, तो उसने हमेशा चलते रहना है। या अगर उसके सामने कोई दीवार आ जाती है और उसको रोक देती है तो दीवार भी क्या कर रही है, उसको एक बैकवर्ड फोर्स दे रही है। वो अगर ना दीवार आए तो उसने आगे चलते रहना है। आगे कोई दरख्त आ रहा, दरख्त भी क्या करेगा, उसको बैकवर्ड फोर्स देगा। मतलब जब तक उसके सामने कोई इस तरह की चीज़ ना आए, कोई उसको बैकवर्ड फोर्स ना दे और उसकी फॉरवर्ड फोर्स और जो आगे बैकवर्ड फोर्स जो उसको मिल रही है वो एक जितनी ही रहे, नेट फोर्स की 0 रहे, तो उसने अपनी कंडीशन को स्ट्रेट डायरेक्शन में उस बॉडी ने चलते ही रहना है। ये वही बात है जो हमने इनर्शिया में बात की थी कि इनर्शिया में भी क्या है कि हर बॉडी के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो जिस हालत में है वो उसी हालत में रहना चाहती है। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर हम उसको हिलाएंगे तो आगे से रेजिस्ट करती है। और जो चीज़ मूव कर रही हो जो यूनिफॉर्म स्पीड से, वो मूव ही स्ट्रेट डायरेक्शन में करने की कोशिश करती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करें तो वो आगे से रेजिस्ट करती है। तो इस तरह से इसी वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सिर्फ वर्डिंग में डिफरेंस है। तो एक ये पर्पल वाली लाइन आपने लिख दी, अब ये डेफिनेशन आपने लिख दी।
अब ये येलो और ग्रीन में क्या है, इसके अंदर यही दो पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि जो चीज़ रेस्ट में होती है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो यूनिफॉर्म मोशन में होती है वो यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। तो एक रेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन के बिहाफ पर है। रेस्ट के बारे में क्या कहता है वो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से खुद ब खुद तो हिलती नहीं है, अनलेस समवन मूव्स देम, कि जब तक उनको कोई ना कोई वहाँ से हिला ना। तो फॉर एग्जांपल एक बुक अगर टेबल पर पड़ी हुई है तो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, कोई जलजला नहीं आता, कोई सैलाब नहीं आता, कोई इस तरह से कोई और नेट फोर्स पे नहीं एक्ट करती, तो वहीं पर पड़ी रहेगी। तो इसी तरह से सेकंड केस के अंदर जो है जो चीज़ मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहने की कोशिश करती रहती है। सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप बाय मूविंग बाय इटसेल्फ, कि जो चीज़ मूव कर रही है वो खुद से नहीं रोकती, उसको कोई ना कोई आगे से रेजिस्टिंग फोर्स ग्राउंड की तरफ से मिलती है जो उसको रोकती है। अब तो इसीलिए हमें पता है कि एक बॉल को अगर हम स्मूथ ग्राउंड के ऊपर रोल करें तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, और जब रफ ग्राउंड पर रोल करते हैं वो इतना दूर तक नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ज़्यादा रोकती है, जिसकी वजह से उसको नेट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मिल जाती है। इसी वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन को जल्दी से ख़त्म कर देती है, कंटिन्यू करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़्यादा मिल रही होती है। तो अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देख चुके हैं, उसका आंसर आपको बता दिया है। अब ये कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी उन्हीं चीज़ों उसी में मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, तो इसीलिए उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा लिख दिया है, बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये इसी वजह से होती है, ड्यू टू इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, बॉडी इस तरह की चीज़ों को स्टेट्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, ये अभी हम लेक्चर नंबर 2 में अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।